ठीक है, तो सबसे पहले तो कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो किसी ना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिन्होंने पढ़ी हुई है, या दे नो अबाउट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, या प्रोग्रामिंग करी हुई है, या उसी फील्ड से है। ठीक है, तो प्लीज वो मेरे को चैट सेक्शन में बता सकते हैं कि कौन सी लैंग्वेज पे उन्होंने काम किया हुआ है या क्या चीज उन्होंने पहले पढ़ी हुई है। एंड दिस हैज टू बी एन इंटरेक्टिव सेशन। सिर्फ मैं बोलता रहूंगा, आप सिर्फ सुनते रहोगे, उससे ना मेरे को कुछ सेटिस्फैक्शन मिलेगी पढ़ाने की, ना आपको कुछ समझ आएगा। ठीक है, चाहे कितना भी आपका वेग क्वेश्चन हो, कैसा भी सवाल है, यू शुड आस्क इट। ठीक है, आपको पूछना बहुत जरूरी है, क्योंकि हो सकता है आप जैसे ही और भी लोग सोच रहे हैं, और एक ऐसी चीज जो कि आपको लग रही है कि बहुत बेसिक सी चीज है, बट वो एक्चुअली में बेसिक ना होके कुछ इंपॉर्टेंट चीज हो सकती है, और आपकी तरह और भी लोग सोच रहे हैं, तो आपके एक क्वेश्चन पूछने से और लोगों का भी फायदा उसमें हो सकता है। ठीक है, तो कोई भी चीज को आपने ऐसे नहीं करना कि ये चीज बेसिक है तो मैं नहीं पूछ रहा या नहीं पूछ रही। तो प्लीज मेंशन करो, अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ तो आप सीधा मेंशन कर दो कि नहीं, नो करके आप चैट में लिख सकते हो, ताकि मेरे को ये भी पता लगे कि किस बैच के अंदर क्या मिक्सचर है, स्टूडेंट्स ने किस चीज पे काम किया हुआ है, और एंड लाइक हाउ, लाइक दैट अकॉर्डिंग टू दैट आई विल बी अडेप्टिंग टू माय टीचिंग स्टाइल। ठीक है, आई हैव रिसीव्ड वन आंसर, बेसिक जावा। ओके, ठीक है। So mainly like you guys have not worked on प्रोग्रामिंग साइड और एनी लैंग्वेज स्पेसिफिक। ठीक है, एक आध स्टूडेंट ने ही काम किया हुआ है। तो अब हम ये चीज को अगर इस तरीके से देखें कि एक्चुअल साइंस एक डोमेन है, ठीक है, डिफरेंट डोमेन है फ्रॉम द आईटी और कंप्यूटर साइंस, उससे अलग डोमेन है। आर जो है दैट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, जिसको हम स्टैटिस्टिकल टूल भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब अगर हम ये सोचें कि आर हमें क्यों पढ़ाई जा रही है, ठीक है, तो मतलब आप लोगों को भी लग रहा होगा, जो लोग मतलब आप लोगों को तो अभी अगर हम बात करें तो काफी सारे बैचेस हो गए हैं जहां पे आर जो है, आर पार्ट है CS1 CS2 का। ठीक है, बहुत टाइम हो गया इस चीज को, 2-3 साल हो गए हैं। बट उससे पहले की अगर हम करिकुलम देखें तो उसमें आर जो था दैट वाज नॉट पार्ट ऑफ द कोर्स करिकुलम, ना CS1 में ना CS2 में, ना और किसी भी सब्जेक्ट के और किसी भी पेपर का पार्ट था। ठीक है, तो अचानक से ऐसा क्या हुआ कि आर जो कि कंसिडर किया जाता है कि ये प्रोग्रामिंग वाली साइड के बच्चों के लिए है, या डेटा एनालिटिक्स वाले स्टूडेंट्स के लिए है, डेटा साइंस के लिए है, तो वो आप लोगों को क्यों पढ़ाई जाती है। ठीक है, तो इसका अगर आप कुछ आंसर गेस कर सकते हो कि ऐसा क्यों है, तो वो बताओ मुझे कि व्हाई यू गाइज आर स्टडिंग आर। आप लोग तो एक्चुअल साइंस करने आए थे, या यू हैव कमिटेड टू एक्चुअल साइंस डोमेन, तो आर क्यों पढ़ रहे हो आप? What are your thoughts or your views on this? I'll be waiting for your answers, even if they are not correct, but you should focus on answering. क्योंकि कुछ गलती करोगे तभी कुछ सीखोगे ना।
ठीक है, तो एक दो मेरे पास आंसर्स आए हैं एंड मोस्टली मतलब थोड़े इनलाइन है, एकदम करेक्ट नहीं है। तो अब अगर हम इस चीज को इस एक अलग तरीके से देखें, तो आज से अगर हम बात करें 5-6 साल पहले, 7-8 साल पहले की बात करें, तो हमारे जो इंटरनेट पैक आता था फोन में, आई डोंट नो इफ यू गाइज आर अवेयर ऑफ दैट टाइम और नॉट। आप में से कई जो स्टूडेंट्स हैं वो उस टाइम पे हो सकता है छोटे हों और उनको ना आइडिया हो उस टाइम पे क्या रेट्स होते थे मार्केट में। तो जो इंटरनेट था हमारे पास, जो हम इंटरनेट आज यूज करते हैं 1 GB पर डे, वो 1 GB मिलता था फॉर 30 days एंड उसकी कॉस्ट अराउंड 300 to 400 के बीच में होती थी। 1 GB 30 days 300 to 400 सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट का। ठीक है, आज से 5-7 साल 8 साल पहले की बात कर रहे हैं, ठीक है। और अभी अगर हम देखें तो क्या रेट है, वी एक्चुअली गेट अ लॉट ऑफ लाइक डेटा इवन लाइक एट अ वेरी चीप प्राइस। ठीक है, तो प्राइस जो है वो बहुत सस्ते हो चुके हैं, डेटा आपको बहुत भरपूर मिल रहा है। ठीक है, आज से पहले अगर हम बात करें तो स्मार्टफोन्स जो है वो नहीं थे। 7-8 साल पहले की बात करें तो नहीं थे स्मार्टफोन्स। ठीक है, अब के टाइम पे आप अब देखें अगर हम, तो स्मार्टफोन्स तो है ही है। स्मार्टफोन के साथ साथ आपके पास और भी बहुत सारे स्मार्ट गैजेट्स हैं, ठीक है, स्मार्ट डिवाइसेस हैं जो आप लोग जो है डे टू डे एक्टिविटीज में यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब इस सब से कुछ इंटरप्रेट अगर आप कर पा रहे हो तो मेरे को बताओ कि जो मैंने 2 पॉइंट्स बोले, इन चीजों से आप क्या इंटरप्रेट कर रहे हो और उसको कैसे आप रिलेट कर सकते हो आर फॉर एक्चुअल साइंस। ठीक है, मेरे पास कुछ आंसर्स आए हैं एंड आप सही डायरेक्शन में सोच रहे हो। जितने लोग सोच रहे हैं ना, मैं वही बोल रहा हूं, ये मत सोचो कि आप गलत सोच रहे हो या सही सोच रहे हो। आप नई चीज पढ़ रहे हो, बहुत सारी जगहों पे आप गलत होगे, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप गलत रहोगे। ठीक है, आप गलत हो, आप अपने आप को करेक्ट करोगे, आप ठीक हो सकते हो, बट अगर आप कुछ कोशिश ही नहीं करोगे फिर आप गलत ही रहोगे। ठीक है, तो देखो कुछ आंसर्स मेरे पास जो आए हैं कि आपकी कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए। ठीक है, इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप प्रैक्टिकल नॉलेज ले रहे हो उसके लिए बहुत रिलेवेंट है। देखो अब आप बात करें, अगर हम आज से उस टाइम जो हम 8-10 साल पहले की बात कर रहे हैं, तो बहुत सारा डेटा जो आज हमारे पास है वो रिसेंट टाइम में ही जनरेट हो। ठीक है, अब आप एक छोटी सी चीज देखो कि आपको पता है कि आपने इंश्योरेंस डोमेन में काम करना है। अगर आपके पास एक डेटा हो कि जो हम बहुत बेसिक डेटा है, हार्ट रेट का डेटा, हम स्मार्ट वॉचेस पहनते हैं, स्मार्ट बैंड्स आ गए हैं, अगर आपके पास हार्ट रेट का डेटा हो बहुत सारे लोगों का, ठीक है, तो क्या आप उससे कुछ डिटेक्ट, एक पैटर्न बना के डिटेक्ट कर सकते हो कि किसी को हार्ट डिजीज होने के क्या चांसेस हैं? अगर आपके पास थ्रू आउट डे का उसका पैटर्न है कि हाँ इस बंदे का ये पैटर्न से हार्ट जो है वो हार्ट बीट कर रहा है, और ऐसे बहुत सारे डेटा पॉइंट्स आपके पास, और आपके पास उन लोगों के भी डेटा पॉइंट्स हैं जिनको एक्चुअली में कुछ हार्ट डिजीज हुआ था या हार्ट स्ट्रोक आया या कुछ भी हो सकता है, तो क्या आप कोरिलेशन बना के इन डेटा पॉइंट्स के बीच में एक नया इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो या नहीं? ठीक है, तो ऐसा ये कब पॉसिबल है? क्योंकि आपके पास आज डेटा है। आज से कुछ टाइम पहले तक आपके पास डेटा ही नहीं था, या आपके पास डेटा था तो बहुत कम डेटा था। अब इससे पहले अगर बात करूं तो ऐसा तो नहीं है कि कैलकुलेशंस नहीं हो रही थी या फिर आप एनालिसिस नहीं कर रहे थे, तो तब भी हो रहा था, अब भी हो रहा है। ठीक है, आज से कुछ टाइम पहले तक ज्यादा जोर दिया जाता था एक्सेल पे। एक्सेल पे क्या होगा, आपका सीएसवी फॉर्म में डेटा आता था या आपके पास एक्सेल शीट आती थी, उसके अंदर कुछ डेटा पॉइंट्स होते थे, उसी के अंदर आप पिवटिंग करके उसके अंदर से इंफॉर्मेशन माइन करते थे। बट अब आप ये सोचो कि वो जो डेटा है
वो अब 1000, 2000, 3000, 10,000 रोज नहीं रह गए। यू हैव मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड, ठीक है, मतलब जिसका कोई अंत नहीं है, उतना डेटा हमारे पास है। अब इस डेटा को अगर एक्सेल पे डाल के और हम मैनुअली करने लगे, उसके अंदर कैलकुलेशन और फॉर्मूला लगाने लगे, तो वो बहुत डिफिकल्ट होने वाला है, ठीक है। तो अब जैसे जैसे हमारा ये एक क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट चेंज होती जा रही है, पहले हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी, उसमें डेटा कम था, इंफॉर्मेशन अलग तरीके की हम निकाल रहे थे। अब आपका डेटा चेंज हो गया है, आपको और इंफॉर्मेशन चाहिए, और ऐसा कोरिलेशन माइंड करना है आपको डिफरेंट डिफरेंट डेटा सेट्स के बीच में। तो अब क्या है कि आपको टेक्निक भी डिफरेंट चाहिए। इस चीज को सोचते हुए, क्योंकि क्या हो रहा था कि आप जहां पे भी इंडस्ट्री में जा रहे थे, तो आपको प्रैक्टिकली चीजों को करने के लिए आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए थी। वो जनरली आर या फिर पाइथन लोग पढ़ रहे थे। तो इसको इसी वजह से मतलब जो करिकुलम है उसको अडेप्ट किया गया कि हम अगर आर को स्टूडेंट्स को इनिशियल फेज में ही सिखा दें, तो आगे जाके इंडस्ट्री के लिए वो ज्यादा रेडी हो सकते हैं, ठीक है, उनको आगे जाके स्ट्रगल कम करना पड़ेगा। तो दैट इज व्हाई यू आर स्टडिंग आर इन एक्चुअल साइंस कोर्स करिकुलम, ठीक है। अब इसमें अगर किसी को कुछ भी क्वेश्चन पूछना है, या कुछ भी आपका अगर डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो किसी का भी डाउट नहीं है, विच इज अ बिट स्ट्रेंज, ठीक है। तो आई एम अज्यूमिंग कि आप लोग काफी इंटेलिजेंट बैच हो मेरे पास, ठीक है। तो आई एम गोइंग विद दैट पर्सपेक्टिव, ठीक है। चलो, मेरे बोलते ही एक क्वेश्चन आया, तो वेयर विल बी यूज इट इन CS1, ठीक है। CS1 में आप कहाँ यूज करोगे? अगर मैं आपको बोलूं कि एग्जैक्ट जब अभी हम आगे बढ़ेंगे, तो जो क्वेश्चंस आप CS1A के अंदर बाय हैंड कर रहे हो या कैलकुलेटर यूज करके कर रहे हो, वो सबको आप प्रोग्रामेटिकली करना शुरू कर दोगे इन CS1B, जो कि है R। सेम क्वेश्चन आपके पास जो सिमिलर, एकदम सिमिलर क्वेश्चन होंगे जो आप CS1A में अटेम्प्ट करते हो, थोड़ा बहुत चेंज होगा, ठीक है। जैसे रैंडम नंबर जनरेट करने, आपको एक बेसिकली डेटा सेट जनरेट करना है, आपके पास है नहीं गिवन किसी एक डेटा सेट जो कि एक डिस्ट्रीब्यूशन को बिलोंग कर रहा है, ऐसा डेटा सेट आपको चाहिए, तो कैसे आएगा ये आएगा आपके जब आप आर यूज करोगे। अब आप रैंडमली जो है और कहीं पे डेटा नहीं जनरेट कर सकते इतना बड़ा, ठीक है। तो ऐसी चीजों में आपका यूज होगा, क्वेश्चन एकदम सेम रहेगा, उसको बस करने का तरीका आपका होगा कि आप बाय हैंड या कैलकुलेटर नहीं यूज कर रहे, आप आर यूज कर रहे, ठीक है। ये आपका रहेगा। एनी अदर थिंग? ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। इसके बारे में मैं बात थोड़ी बहुत कर चुका हूं अभी, ठीक है। तो अगर आप स्क्रीन पे देखोगे तो आपको कुछ नंबर्स दिख रहे हैं, ठीक है। ऑल्दो ये सर्वे 2016 के हिसाब से है अभी, बट आप अभी सोचो कि अभी तक और जो है 5-7 सालों के अंदर कितना डेटा जो है और बढ़ गया, और ग्रोथ कितनी होगी। पहले कम लोगों के पास स्मार्टफोन होते थे, अब हर बंदे के पास स्मार्टफोन है। एक स्मार्टफोन के अंदर दो दो तीन तीन सिम भी डल जाते हैं। फिर
लोगों के पास एक से ज्यादा फेसबुक इंस्टाग्राम अकाउंट्स भी हैं, दो दो तीन तीन जगह पे लोग व्हाट्सएप यूज करते हैं, ठीक है। अब ये सब क्या कर रहे हैं, ये डेटा माइनिंग की मशीन है सिर्फ, ये आपका डेटा जो है उसको ले रहे हैं और उससे एक सेंस जनरेट कर रहे हैं। अब ये देखो, सेंस जनरेट करने से अगर हम बात करें तो आप ये चीज को देखो कि अगर पहले आप कोई भी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करते थे तो उसमें बहुत कम टाइम आप जो है एंगेज करते थे, थोड़ी देर देख लिया, या आप पहले डेस्कटॉप पे जनरली लोग यूज करते थे बिफोर द एरा ऑफ स्मार्टफोन्स, तो अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप पे यूज करते थे, तो आधा घंटा एक घंटा मैक्सिमम पूरे दिन में लोग देते थे इसको, ठीक है। वो भी आधा एक घंटा उन लोगों की बात कर रहा हूं जिनके पास ये रिसोर्सेज हैं, जिनके पास इंटरनेट का एक्सेस है, वो लोग, ठीक है, क्योंकि उनके लिए बहुत फैसिनेटिंग होता था, और ऐसे बहुत कम लोग होते थे। स्मार्टफोन आने के बाद क्या हुआ कि ग्रेजुअली एक शिफ्ट आया कि लोगों ने फोन पे यूज करनी शुरू कर दी ये सब चीजें। बट आज के टाइम पे ऐसा है कि आप रह ही नहीं सकते बिना इंस्टाग्राम फेसबुक को एक्सेस किए। उन्होंने आपके डेटा से ऐसी एल्गोरिदम्स बना ली हैं जो कि आपको रहने ही नहीं देगी बिना फोन के। आप अगर कोशिश भी करोगे तो आपको कुछ ऐसी नोटिफिकेशन दिखाई जाएंगी जिसके बेसिस पे आपको लगेगा नहीं ये तो मुझे देखना चाहिए। तो वो कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि आपका डेटा जो है उसको कलेक्ट करके उसमें से आपके इंटरेस्ट की चीजें निकाली गई हैं और वो आपको दिखाई जाती है, क्योंकि वो आपके इंटरेस्ट की चीजें हैं तो आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते। तो ये मतलब सिर्फ और सिर्फ डेटा के बेसिस पे हो रहा है। डेटा इतना इंपॉर्टेंट चीज है हमारे पास आज की डेट में, ठीक है। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो मतलब यहाँ पे अगर आप लाइन बाय लाइन देखोगे तो आपको पता लगेगा कि कितना ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा है जो आज के टाइम पे हम एज एन इंडिविजुअल प्रोड्यूस करते हैं, नोइंगली और अननोइंगली, ठीक है। कई बार तो हमें पता भी नहीं होता कि हम क्या क्या चीजें, क्या क्या डेटा जो है हम दे रहे हैं किसी भी और कंपनी को, ठीक है। 12 करोड़ न्यू डेटा प्रोड्यूसिंग सोशल मीडिया यूजर्स एडेड ईच डे, ठीक है। ये नंबर अब चेंज हो गया होगा क्योंकि अब के टाइम पे ऑलमोस्ट हर बंदा सोशल मीडिया पे है, ठीक है। तो ग्रोथ कम हो गई होगी आज के टाइम पे। आपके जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी इंस्टाग्राम फेसबुक पे हैं, सोशल मीडिया पे हैं। जो अगर आप किसी भी ओल्ड लोगों की बात करो वो भी इंस्टाग्राम वगैरह पे है। इवन की कई लोग हैं जिन्होंने अपने घर में पेट रखे होंगे, उनको भी उनकी भी इंस्टाग्राम आईडीज बनी हुई है, even when they don't know how to use the phone or even though they don't know what is a phone। तो इस रेट पे रोज जो है सोशल मीडिया उनके लिए एक यूजर है, चाहे वो नॉन लिविंग थिंग हो चाहे लिविंग थिंग हो, चाहे वो किसी भी तरीके का एनिमल हो या कुछ भी हो, ठीक है। तो वो 12 करोड़ यूजर्स जो है वो दे आर गेटिंग एडेड ईच डे, अराउंड 650 मिलियन ट्वीट्स पर डे। अब हम कहेंगे कि ट्वीट से क्या हो सकता है, डेटा एक अगर हम जनरेट कर रहे हैं तो ट्विटर के पास इतनी पावर है कि ट्विटर पे जो ट्रेंड चल रहा होता है वो अगर मतलब अगर अपसाइड ट्रेंड है तो मतलब अगर स्टॉक्स की बात करूं मैं तो वो स्टॉक्स जो है वो सोर करने लग जाते हैं, मतलब अच्छी इतनी ग्रोथ देखी जाती है अगर ट्विटर पे वो ट्रेंडिंग हो, या कोई एक सेलिब्रिटी किसी एक प्रोडक्ट के बारे में कुछ गलत बोल दे अगर और वो ट्रेंडिंग में चला जाए तो आपको पता है कि वो कंपनी के शेयर वैल्यू ही गिरनी शुरू हो जाती है। तो इतनी पावर है ट्वीट्स के अंदर। पॉलिटिकल डिसीजंस जो होते हैं वो डिपेंड करते हैं कि आप किसको वोट करने जाओगे। आपको लगता है कि आप अपनी दिमाग से वोट कर रहे हो, बट आपके दिमाग में जो थॉट्स बने हैं वो इन्हीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने बनाए हैं कि क्या चीज कैसे यूज करनी है कैसे यूज नहीं करनी, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो अराउंड मोर देन 4 मिलियन आवर्स ऑफ कंटेंट अपलोडेड टू यूट्यूब एवरी डे विद users watching 5.97 billion hours of YouTube video each day। एक दिन की बात कर रहे हैं, ठीक है। 67 लाख इंस्टाग्राम पोस्ट अपलोडेड ईच डे। अभी ये नंबर बहुत बढ़ गया होगा, ठीक है। There are over 2 billion monthly active Facebook users compared to 1.44 billion at the start of 2015। तो आप ये लगाओ कि जंप कितना ज्यादा बढ़ा, ठीक है। अगर आप बाकी भी फैक्ट्स को एक बार रीड कर सकते हो और डाइजेस्ट कर सकते हो, और अगर आपका कुछ डाउट है तो मैं यही बोलूंगा कि हम जो भी बात कर रहे हैं उसके पैरेलली आप अपने डाउट्स जो है मेरे से साथ साथ पूछ सकते हो। और एक बार इस स्लाइड पे अगर आप नजर मारोगे तो आपको पता लग जाएगा कि आज के टाइम पे कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आना कितना जरूरी है। क्योंकि अगर आपको, मैं कह रहा हूं कि 12 करोड़ का हाफ भी कर दूं, मैं आपको 6 करोड़ रोज भी दे दूं और उन रोज में से बोलूं कि मेरे को कुछ डेटा निकाल के दो,
कि कितने स्टूडेंट्स या कितने लोग हैं, अब बहुत बेसिक सी इंफॉर्मेशन है कि कितने ऐसे लोग हैं जिनकी एज एक पर्टिकुलर एज से कम है। अगर यही निकालना हो 12 करोड़ आपके पास रोज है अगर, तो वो आप मतलब फिजिकली वो चीज को करना या फिर एक्सेल शीट्स के अंदर वो चीज को करना बहुत डिफिकल्ट बन जाता है। अगर डेटा सेट बढ़ता है तो आपकी प्रॉब्लम्स भी उस हिसाब से बढ़ती है। अब एक बार मेरे को बताओ, ये सारा डेटा मैंने यहां से यहां पे जो है लिखा हुआ है, इसमें अब आप ये बताओ मुझे कि क्या इंफॉर्मेशन, क्या ऐसा डेटा है जो आपको लगता है कि आपके डोमेन के अंदर बहुत यूजफुल हो सकता है, जो आज की डेट में लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, एक्चुअल साइंस से रिलेटेड क्या ऐसा डेटा है जो कि बहुत लोग जनरेट कर रहे हैं और वो आपके डोमेन में ही यूज हो सकता है। ठीक है, मेरे को ये बताओ, तो अब आपको थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट आएगा। सोचो इस बारे में कि क्या ऐसा डेटा पॉइंट्स है जो अभी तक आपने CS1A में भी और CS2 में भी जो भी आपने पढ़ा, अभी तक जिस टाइप का डेटा आपने देखा, वो क्या डेटा है जो आपको रियल वर्ल्ड के अंदर मिल रहा है आज के टाइम पे, और जिसको यूज करके आप कुछ इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। देखो, हम आगे नहीं बढ़ने वाले हैं इसके आंसर सुने बिना, तो प्लीज सोचो कि क्या ऐसा हो सकता है। Right, some people have actually tried to answer it, and I really appreciate that fact. ठीक है, तो मैंने आपको एक बहुत आइडिया दिया था, बहुत क्लियर आइडिया, जब हम स्टार्ट कर रहे थे। तो एक डेटा है जो हमारी स्मार्ट वॉचेस जो है प्रोड्यूस करती है, हार्ट रेट। आप हार्ट डिजीजेस का पता लगा सकते हो उससे। ठीक है, आप मोर्टेलिटी रेट्स, डेथ रेट्स, इन चीजों का आइडिया लगा सकते हो एज पर दी हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स। ठीक है, कि किस डिजीज से जो है क्या डेथ रेट जो है बन रहा है। ठीक है, उसके बेसिस पे आप इंश्योरेंसेस के जो प्रीमियम है वो डिसाइड कर सकते हो। आज के टाइम पे आपके जो फार्मेसी के बिल्स होते हैं, वो हर चीज जो है वो आपका, ऐसा नहीं है कि आपके नाम पे वो रजिस्टर्ड है, आपने ये मेडिसिन ले रहे हो, आप कौन सी मेडिसिन आप कंटिन्यूसली ले रहे हो। अब यहाँ पे क्या है, एक पॉइंट हो सकता है आप अपने लिए ले रहे हो सकता है आप अपने लिए नहीं ले रहे हो, किसी और के लिए ले रहे हो, बट एटलीस्ट वो डेटा आपके नाम के साथ जुड़ा हुआ है कि आपने क्या क्या मेडिसिन ऑर्डर करी। और अगर कोई चाहे तो इस डेटा को भी माइन करके एक कुछ रिलेशन कोरिलेशन बना सकता है।
ठीक है, ये बहुत बेसिक आइडियाज है। उसके बाद अब मैं अगर बात करूं बेसिकली इसके अलावा, तो आपके जो इंश्योरेंस है वहां पे अगर आपके पास ये डेटा हो कि आज के टाइम पे कौन कितने एडल्ट्स हैं जो स्मोक करते हैं या जो ड्रिंक कर रहे हैं, ठीक है, अगर आपके पास एक दो बंदों का डेटा है तो आप बेसिकली उससे कुछ डेटा नहीं निकाल सकते। ठीक है, अब हम देखते हैं कि डेटा कैसे, आप इनसाइट्स कैसे निकाल सकते हो। आपके पास 1000 लोगों का डेटा है तब भी आप शायद इनसाइट्स ना निकाल पाओ। अब लेट्स से कि आपके पास पूरे डेली का डेटा आ गया, कितने लोग स्मोक करते हैं, कितने ड्रिंक करते हैं, उनकी हैबिट्स कैसी हैं, उनके एक्सीडेंट्स होने के चांसेस कितने होते हैं, उस हिसाब से। ठीक है, आपके पास ये डेटा आ गया। अब इस डेटा के बेसिस पे आपने निकाला कि इन लोगों के एक्सीडेंट होने के इतने चांस है, इस हिसाब से आप उनका ऑटो प्रीमियम में भी डिसाइड कर सकते हो। अब आपको जनरलाइज करना है इस डेटा को। अब आपने देखा, मतलब ये खाली स्मोक और अल्कोहल का डेटा था, इसके साथ और भी डेटा पॉइंट्स थे, क्या एज है, क्या बेसिकली जॉब करता है, या क्या ऑक्यूपेशन है, या फिर किस फील्ड में काम करता है, उसके रूटीन आवर्स क्या हैं, ठीक है, किस टाइम उठता है, किस टाइम वो सो रहा है, जिम जा रहा है नहीं जा रहा है, ऐसी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो जब आप इन सारे फैक्टर्स का एक डेटा पॉइंट डेटा सेट बनाते हो, अब आपके पास एक डेली का डेटा सेट है सिर्फ ये, वहां से आपने उन लोगों का तो डिसाइड कर लिया। अब लेट्स से कि आप जो है यूपी में आपको सेम एनालिसिस करना है। अब आपके पास एक डेटा सेट है, अब आप क्या करोगे, आप कोरिलेट करोगे कि हाँ ये बंदा है, इसके ये डेटा पॉइंट्स है, ये डेली वाले इस बंदे के साथ कोरिलेट करना है। ठीक है, तो जो इसका साथ हुआ वो चांसेस है इसके साथ भी वही होगा। ठीक है ना, जैसे अब ये तो अब हम बात करने लग गए, बट अगर आपने कभी अपने घर पे सुना हो तो क्या बोलते हैं कि देख के सीखो, कि भाई जो गलती एक ने करी है वो तुम मत करो। तो क्या होता है वो, क्योंकि वो इसीलिए बोला जाता है कि जब सेम एज ग्रुप के दो बच्चे हैं तो वो सेम गलतियां करने के चांसेस उनके ज्यादा होते हैं। वैसे ही यहाँ पे डेटा पॉइंट जो दो लोग ज्यादा कोरिलेट कर रहे हैं उनके साथ सेम चीज होने के चांसेस भी ज्यादा है। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये डेटा को फर्दर एक्सट्रैक्ट करके आगे माइन किया जाता है, और उन लोगों का भी आप जो है उन लोगों के लिए भी आप फोरकास्टिंग कर सकते हो जिन लोगों के बारे में आपको बहुत कम पता है, जिनके कुछ पॉइंट सिर्फ मैच हो रहे हैं। तो यहाँ पे आपके पास एक डेटा सेट होता है जहां पे आपको पता है कि ये वैल्यूज थी, इसके साथ ये हुआ। अब यहाँ पे आपके पास सिर्फ वैल्यूज पता है तो आप कहोगे इसकी ये वैल्यूज है, ये इससे कोरिलेट कर रहा है, इसके साथ भी ये होगा जो इसके साथ हुआ। इस तरीके से ये कोरिलेशन वाली चीज है वो काम करती है, और इस तरीके से आप डेटा की वैल्यू और करते हो। तो CS1 के अंदर तो आप अभी इतने ज्यादा डीप लेवल पे नहीं जाओगे, आप अभी CS1 के ही क्वेश्चंस करोगे। CS2 जब आप करना शुरू करोगे तो आपको मशीन लर्निंग भी पढ़ाया जाएगा, जिसके अंदर ये सारी चीजें जो मैं बात कर रहा हूँ ये सारी चीजें होंगी। तो ऐसा नहीं है सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ आप पढ़ोगे नहीं। CS1 में नहीं है ये, बट CS2 में इसका और एडवांस लेवल है आर का, जहां पे आप और ऐसी चीजें करोगे जो कि और क्लोज होंगे आपकी इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि CS1 इज केप्ट बेसिक कि आपको समझ आना चाहिए पहले, आप कंफर्टेबल हो जाओ चीजों को करने में। CS2 में आप उसके एडवांस लेवल पे आते हो। ठीक है, तो इस टाइप का डेटा जो है वो जनरेट हम डेटा से इंसाइट्स हम निकालेंगे यूजिंग आर। ठीक है, आई होप के सबको मजा आ रहा होगा। अगर आपको स्पीड ज्यादा तेज लग रही है या स्लो लग रही है तो उस हिसाब से आप बताना, क्योंकि बैच के हिसाब से वो एडजस्ट करना पड़ता है। कई स्टूडेंट्स होते हैं, मतलब कई बैचेस होते हैं, नॉट स्पेसिफिकली स्टूडेंट्स, जहां पे आपको फास्ट पढ़ाना पड़ता है, कई बैचेस में आपको स्लो पढ़ाना पड़ता है। तो वी कैन लाइक एडजस्ट एज पर योर नीड्स। ठीक है, तो अगर किसी को डाउट है अभी तक तो साथ साथ पूछते रहना। इवन दो व्हेन आई एम टीचिंग समथिंग आपको पहले वाली सेक्शन में कोई डाउट आता तो आप पूछ सकते हो वो भी। ठीक है, उसमें कोई आप वो नहीं है कि आपने एक बार निकल गया तो नहीं पूछोगे दोबारा। प्लीज डाउट्स पूछो, जितने डाउट्स पूछोगे वो आपके लिए फायदा है, आपकी वजह से औरों का भी फायदा होगा। क्योंकि देखो नाम तो मैं किसी का नहीं ले रहा ना कि किसने क्या बोला क्या नहीं बोला। तो आपको अगर ये वो है मन में कि यार मैं पूछूंगा तो उसका क्या होगा, तो आप सोचोगे भाई नाम तो नहीं मैं किसी का भी ले रहा। अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछा है इवन दो वो और लोगों का भी डाउट था तो एटलीस्ट उन लोगों को भी वो आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो हम बात करेंगे आर की कि आर है क्या। तो आर सबसे पहले एक ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब बात करेंगे कि ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है। ठीक है, ओपन सोर्स का मतलब होता है कि ऐसा सॉफ्टवेयर जिसको यूज करने के लिए आपको
लाइसेंस नहीं बाय करना पड़ता। अगर हम बात करें, अभी तक आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने एक्सेल यूज किया होगा। अब एक्सेल क्या है, क्या एक्सेल ओपन सोर्स है या नहीं, मेरे को कौन बताएगा? अच्छा, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहाँ पे है, व्हाट इज मशीन लर्निंग? तो मशीन लर्निंग को आप एक मान के चलो, अगर मैं उसको, मतलब वैसे तो ये एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, एक्चुअली में आप मतलब इनटेंजिबल चीज है, देख नहीं सकते आप, बट अगर मैं आपको वो टेंजिबल फॉर्म में समझाने के लिए बताऊं, तो आप एक बॉक्स समझो कि एक बॉक्स है, ठीक है। इस बॉक्स के अंदर एक इनपुट देते हो और वो आपको एक आउटपुट देता है। आपको नहीं पता इस बॉक्स में क्या हो रहा है, ठीक है। कुछ इनपुट दे रहे हो और आपको एक रिलेवेंट आउटपुट मिल रहा है। इनपुट क्या हो सकता है कि अब ये बॉक्स के अंदर बहुत सारा डेटा है, इसको ऐसे मान के चलो, ठीक है। और इस डेटा को आपने एक नया डेटा का इनपुट दिया, लेट्स से आपने यही जो हम बात कर रहे थे, आपने दिया कि ये बंदा है, ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये स्मोक करता है, अल्कोहल जो है वो लेता है नहीं लेता है, ये सब डेटा आपने इनपुट दिया। और आउटपुट ये क्या बताएगा कि इसका जो है क्या प्रोबेबिलिटी है कि नेक्स्ट 1 ईयर में इसको कुछ हो जाए। इसको मशीन लर्निंग कहते हैं कि एक एग्जिस्टिंग डेटा पे इसने लर्न करा है कुछ, अब नए डेटा के हिसाब से ये आउटपुट दे रहा है, ठीक है। तो दिस इज मशीन लर्निंग। अब जो ये बॉक्स है इसको हम बोलते हैं मॉडल्स। जैसे कि आपने CS1 में, जो लोग CS2 अभी कर रहे हैं, तो CS1 में आपने पढ़ा होगा जो हम रिग्रेशन मॉडल्स बनाते हैं, GLM और लीनियर मॉडल्स, वो भी उसको मान के चलो कि उसका एडवांस वर्जन है ये, जो हम पढ़ेंगे। जैसे इसके अंदर बहुत सारी एल्गोरिथम्स आती हैं, अभी मैं और वो नाम लेके आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा, बट उसी तरीके से आप एज्यूम कर सकते हो कि आपके जो लीनियर मॉडल्स बनते हैं उनका एडवांस वर्जन होता है, जिनको हम मशीन लर्निंग मॉडल्स बोलते हैं। आई होप दैट इज क्लियर नाउ, ठीक है। तो मैं पूछ रहा था आप लोगों से कि एक्सेल ओपन सोर्स है या नहीं है। मैं ये चीज पूछ रहा था। ओपन सोर्स मैंने बताया कि क्या होते हैं, ओपन सोर्स टूल्स वो होते हैं जिनको आप विदाउट पेइंग यूज कर सकते हो, आपको खरीद के यूज नहीं करना पड़ता उसे। तो क्या एक्सेल ओपन सोर्स है या नहीं? देखो, बहुत सारे लोगों ने यस भी लिखा है, कुछ लोगों ने नो भी लिखा है। तो जो लोग यस यूज कर लिख रहे हैं, तो उनको मैं बोलूंगा कि खरीद के यूज करना यूज कर दो, शुरू कर दो, क्योंकि एक्सेल जो है वो पेड टूल है, पायरेटेड वर्जन यूज कर रहे हो अगर आपने खरीदा नहीं है तो, ठीक है ना। तो एक्सेल जो है वो ओपन सोर्स नहीं है, एक्सेल एक पेड टूल है। जब आप इंडिविजुअल, एज एन इंडिविजुअल से यूज करो, जैसे विंडोज की बात करें, तो विंडोज हम में से बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने कभी खरीदी नहीं होगी, या तो वो सिस्टम के साथ आती है तो वो पेड वर्जन होता है, अगर आप बाहर से कहीं से डलवाते हो तो वो आपकी पायरेटेड वर्जन ही डालते हैं, वो आपकी बेसिकली इन्फ्रिंज्ड वर्जन होता है, इन्फ्रिंजमेंट हो रखी होती है उसकी, वो जेन्युइन नहीं होता, ठीक है। तो अब यहाँ पे फर्क क्या होता है, जब आप एक कॉर्पोरेट में काम करते हो और कॉर्पोरेट जब ये टूल्स को यूज कर रहा है, तो वो जो है पायरेसी नहीं कर सकता चीजों की। वहां पे प्रॉपर ऑडिट्स होते हैं, और ऑडिट्स में अगर निकल के आया कि आपके पास एक भी मशीन ऐसी है जो आपकी कंपनी को बिलोंग करती है और जिसके अंदर कुछ पायरेटेड सॉफ्टवेयर पड़े हुए हैं, यूज हो रहे हैं, जो जिसके लिए एक्चुअल में कंपनी ने पैसा नहीं दिया है, तो बहुत बड़े बड़े केस हो जाते हैं कंपनीज पे। एज एन इंडिविजुअल आपको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपके कोई ऑडिट करने नहीं आते, ठीक है। तो इस वजह से एक्सेल जो है दैट इज अ पेड टूल, इट इज नॉट एन ओपन सोर्स टूल, ठीक है। उसके बाद आर जो है, बेसिकली जो भी बात कर रहे हैं हम पेड और ओपन सोर्स की, तो आर जो है इससे पहले जो लैंग्वेज थी दैट वाज एस, ठीक है। एस लैंग्वेज थी जो कि एक पेड लैंग्वेज थी, और ऑलमोस्ट इट वाज सिमिलर टू आर, ठीक है। पेड लैंग्वेज थी, और जिन लोगों ने एस पे काम किया, तो जब एस यूज होने लगी तो उनको लगा कि यार एस जो है इसमें इतना पोटेंशियल है कि अगर हम इसको पेड फॉर्म में ही बेचेंगे तो ये ज्यादा मास लोगों तक नहीं पहुंच पाएगी, एंड देयर हैज टू बी एन ऑल्टरनेटिव फॉर दिस, ठीक है।
तो उस थॉट को माइंड में रखते हुए आर लैंग्वेज बनी थी। और आर लैंग्वेज जो थी उसका मेन जो मोटो था वो क्या था कि आपको एनालिटिकली जो भी चीजें करनी है वो सब करने का बहुत इजी तरीका प्रोवाइड किया जाए। एनालिटिकली चीजें मतलब विजुअलाइज डेटा को आपको बेसिकली रीड करना है, उसको विजुअलाइज करना है। विजुअलाइज का मतलब चार्ट्स बनाने, बार चार्ट्स, बार प्लॉट हो गए, पाई चार्ट हो गए, या कोई भी तरीके का चार्टिंग करनी है आपको, ठीक है। उसके अंदर से कुछ एनालिसिस करना है, उसके अंदर से मॉडल्स बनाने हैं। जो लोग CS2 कर रहे हैं, जिन्होंने CS1 में भी आर पढ़ी है, वो रिलेट कर पा रहे होंगे कि एक लीनियर मॉडल बनाना या एक GLM बनाना कितना इजी रहता है कि आप उसको बाय हैंड करो वर्सेस आप उसको आर में करो। तो कितना एक सिर्फ एक लाइन लिखनी होती है और आपका मॉडल रेडी हो जाता है। इतना इजी कर देता है वो चीजों को। और वहीं अगर आप उसको बाय हैंड कॉपी पे करने लगो, कॉपी पेन से, तो आपको कई कैलकुलेशन उसमें करनी पड़ेगी। तो सब कुछ जो है वो ऑटोमेट करता है आर आपके लिए। तो ये सोच के ही बनाया गया था, इसको हम फ्री रखेंगे और सारी चीजें जो एस दे रहा है वो तो हम इसके अंदर बनाएंगे ही, और इससे और फीचर इसमें ऐड करेंगे। तो ये थॉट के साथ आर जो है वो बेसिकली बनाई गई थी। और आज के टाइम पर अगर हम देखें तो आर को बहुत लोग जानते हैं, एस किसी को नहीं पता। शायद जितने लोग हमारी क्लास अटेंड कर रहे हैं उन्हीं को पता है कि एस क्या है। ठीक है, एस एक लैंग्वेज थी एक टाइम पे। ठीक है, तो उसके बाद आर का ये एक होगा ब्रीफ हिस्ट्री क्या थी आर की। अब हम बात करेंगे आर इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा टेक्निकल टर्म्स है कि इंटरप्रेटेड लैंग्वेज क्या होती है। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज होती है कि जब आपने, जैसे हम चैट कर रहे होते हैं किसी से, कि हमने कुछ लिखा, एंटर प्रेस किया, हमें वहां से जवाब आता है, ठीक है। तो दिस इज इंटरप्रेटेड, कि आपने कुछ लिखा, सामने वाले ने इंटरप्रेट किया और उसका आंसर दिया आपको। कंपाइल क्या होती है कि आपने एक पेज पे इंस्ट्रक्शंस का पूरा सेट बना दिया और किसी को दिया कि आप ये इंस्ट्रक्शंस परफॉर्म करनी है, उसने वो सारी इंस्ट्रक्शंस परफॉर्म करी, फिर आपको लास्ट में बोल दिया कि हो गया। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है अगर हम इसको बहुत लेमैन टर्म्स में बात करें, इंटरप्रेटेड और कंपाइल्ड लैंग्वेज। तो आर क्या इंटरप्रेटेड है कि आप जैसे उसे कुछ भी पूछोगे वो आपको हाथ के हाथ आंसर देगी। आपको सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन भी दे सकते हो उसको कि ये सब कुछ करना है, मेरे को सब कुछ करके दो। बट आप इंटरप्रेट भी, मतलब इंटरप्रेटेड मोड में भी यूज कर सकते हो कि आप उसे सिर्फ एक कमांड दे रहे हो और वो उसी कमांड का आपको आंसर वापस दे दिया। ठीक है, किसी को कोई डाउट, कुछ पूछना है किसी ने? I will wait for a couple of minutes only to hear your doubts. यहां तक अगर किसी को कुछ भी पूछना है तो
ठीक है, तो डाउट्स नहीं है, आई होप आप लोगों को समझ आ रहा है। तो देखो अब हम यहां से क्या स्टार्ट करेंगे कि आर पे काम कैसे करना है। अब देखो कोई भी चीज पे जब हम काम करना शुरू करते हैं, जब आपने बेसिकली सिस्टम पे अगर आपको इंटरनेट चलाना हो तो आप क्या करते हो, ब्राउजर डाउनलोड करते हो सबसे पहले। वैसे अगर आपको आर पे काम स्टार्ट करना है तो आपको दो चीजें चाहिए। पहला चाहिए आपको आर लैंग्वेज का सपोर्ट अपने सिस्टम के अंदर, दूसरा चाहिए आर स्टूडियो जो कि आपका काम इजी करेगा, मतलब बेसिकली इट विल हेल्प यू टू वर्क ऑन इट। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आपको चाहिए होती है, आर लैंग्वेज और आर स्टूडियो। आर स्टूडियो एक हमारा टूल है जिसको हम यूज करेंगे फॉर बेसिकली इंटरैक्टिंग विद आर। अपना कोड उसी पे लिखेंगे, हमें फाइल्स लोड करवानी हम उसी से करवाएंगे, पैकेजेस उससे लोड करेंगे, तो वैसा करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, आपको आर चाहिए, आर स्टूडियो चाहिए। दोनों के डाउनलोड लिंक्स हैं यहाँ पे आपके पास भी, ये प्रोवाइड हो जाएंगे, आपको मिल जाएंगे। अब यहाँ पे दिक्कत क्या आती है कि बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं उन वो ये इसी स्टेप पे अटके रहते हैं और 2-4 हफ्ते तक अटके रहते हैं, उसके बाद पूछते हैं कि सर हमारे पास तो आ रही नहीं, हमारी चली नहीं आ रही, तो क्या करें। ठीक है, तो ये एक बहुत गलत अप्रोच है। ठीक है, अगर आपको आपका कुछ भी चीज नहीं चल रही है तो बेसिकली आपको एक तो अर्ली स्टेज पे वो चीज बतानी है। ठीक है, जो मैं आपको बोल रहा था ना कि मैं बताऊंगा पढ़ना कैसे। आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई आपके डाउट है, जो मैंने आज कराया वो उसको आप जब तक 4 बार नहीं कर लोगे ना तो आपको वो दिमाग में सेट नहीं होगा, क्योंकि नई चीज है। मोस्टली आप सब लोगों का जितना आप लोगों ने बताया, सब लोगों के लिए एक ये बहुत नई चीज है। ठीक है, और नई चीज को सीखने में इनिशियली तो थोड़ी मेहनत लगेगी। वंस यू नो दैट थिंग, तो आपका उसके बाद क्या होगा कि सॉर्ट हो जाएगा, आपको चीजें पता है, आप कर सकते हो, आपके मतलब वो मेमोरी में सबकॉन्शियस माइंड के अंदर सेट हो जाएंगे। बट जब तक वो सेट नहीं होती आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये एक बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट है आप लोगों की साइड से जो होगी। और जो डाउट्स हैं आपके, वो डाउट्स पूछो, टाइम पे पूछो। बच्चे क्या करते हैं, जब पेपर आने वाला होता है पेपर से थोड़ा टाइम पहले क्या करेंगे कि सर हमें तो यही नहीं आया, वो बेसिक आर के क्वेश्चंस पूछते हैं। तो हमारा जो करिकुलम है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा, बेसिक आर एंड देन सब्जेक्ट स्पेसिफिक चीजें। बेसिक आर में हम कवर करेंगे आर की चीजें कि आर क्या है, आर के अंदर क्या क्या कंसेप्ट होते हैं, कैसे यूज करते हैं, आर के क्वेश्चंस करेंगे। जो सेकंड पार्ट आएगा, और बेसिक आर जो है ये बेसिकली आप इसको ऐसे मान के चलो कि ये कहीं पे भी आपके पेपर में नहीं पूछा जाएगा बेसिक आर। ठीक है, और वो करिकुलम का पार्ट है भी नहीं। करिकुलम का पार्ट है कि CS1 में के क्वेश्चंस आप कैसे सॉल्व करोगे आर यूज करके। बट इंस्टीट्यूट को ये पता है कि मोस्टली स्टूडेंट इस बैकग्राउंड से नहीं आते कि आर आपको आती हो, तो वो हम जो है बेसिक आर की पहले क्लासेस खुद देते हैं, ताकि आप लोग को ये ना हो कि आप सीधा मतलब अगर हम आपको CS1 के क्वेश्चंस कराने शुरू कर दें और आर किसी को नहीं पता तो उसका कोई पर्पस नहीं है। तो इसीलिए हम पहले आर करवाते हैं कि आपको आर समझ आए, फिर CS1 के क्वेश्चन आप कर पाओगे या CS2 के क्वेश्चन कर पाओगे, क्योंकि बेसिक आर जो है वो आनी चाहिए। अब अगर एक्चुरियल्स के या आप मैथमेटिक्स के आपको बेसिक नहीं पता तो आप एक्चुरियल साइंस नहीं कर सकते। वैसे अगर आर के बेसिक नहीं पता तो आप CS1 या CS2 के आर के क्वेश्चन नहीं कर सकते। इजी एंड सिंपल एज दैट। ठीक है, अब सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो लोगों को आएगी वो आती है कि आर और आर स्टूडियो हमारा इंस्टॉल नहीं हुआ, ये कैसे चलेगा। क्योंकि मोस्टली लोग जो है वो उस टेक्निकल बैकग्राउंड से नहीं बिलोंग करते हैं जहां पे आपने कभी भी कोई एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल भी किया हो अपने सिस्टम में। तो बहुत इजी होता है, आपको सबसे पहले क्या करना है कि इस लिंक पे जाना है। ठीक है, यहां पे आपको ये तीनों चीजों का सपोर्ट मिल रहा है। तो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम मोस्टली लोगों के पास विंडोज होगा, कुछ लोगों के पास मैक भी होगा, एंड आई एम अज्यूमिंग के लिनक्स बहुत कम लोगों के पास होगा। तो आप जो भी चीज यूज कर रहे हो उस पे आपको जाना है और आर को डाउनलोड करना है। ठीक है, इंस्टॉल आर फॉर फर्स्ट टाइम, ये देखो यहां पे आ रहा है। और किसी को डाउट है तो आप वीडियो तो आप ले ही सकते हो, बट आप इसको साथ साथ फॉलो करते रहो कि कैसे आर डाउनलोड करनी है। अब जब आप इसको डाउनलोड कर लोगे यहाँ पे EXE फाइल, तो इसके बाद इंस्टॉल करने के लिए तो आपको सिर्फ इसे खोलना है और नेक्स्ट नेक्स्ट करके आपको इंस्टॉल करना है इसको। ठीक है, तो इजी एज दैट। अगर हम देखें सिंपल सिमिलर चीज आर स्टूडियो, देखो पहले आर इंस्टॉल करनी है, देन यू हैव टू गो टू आर स्टूडियो। ठीक है, तो आर स्टूडियो बाद में करना है, पहले आपने आर करनी है।
देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, अगर आप इस लिंक पे जाओगे तो यहाँ से भी आप डायरेक्टली डाउनलोड एंड इंस्टॉल आर कर सकते हो और आर स्टूडियो। तो अगर मैं इस पे भी क्लिक करूँ तो विल सी, तो ये आपको इसी पेज पे ले गया। ठीक है, यहाँ से आप फिर से जो भी विंडोज है वो आप सिलेक्ट करोगे, सिमिलर वे में इंस्टॉल आर फॉर द फर्स्ट टाइम डाउनलोड कर देगा उसको। ठीक है, अब हम वापस जाते हैं आर स्टूडियो के लिए। अब आपको सेकंड चीज चाहिए आर स्टूडियो, तो डाउनलोड आर स्टूडियो डेस्कटॉप फॉर विंडोज। ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा कि आपका सिस्टम कौन सा है, विंडोज है या क्या, तो वो यहाँ पे आपको ऑप्शन दे देगा। बट अगर आपको वो लेट्स से आप मैक यूज कर रहे हो एंड वो ऑप्शन नहीं दिख रहा, तो आप यहाँ नीचे आके यहाँ सेव भी कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ से क्या करूंगा, डाउनलोड पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे एक हमारा डाउनलोड कर देगा इसको EXE को। अब ऑल्दो ये सिस्टम में ऑलरेडी आर इंस्टॉल्ड है, बट मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसा दिखेगा ये। तो जो आर का हमने बाइनरी डाउनलोड करी थी वो कुछ इस तरीके से दिखेगी आपकी। तो आप यहाँ पे दिखा रहे हैं कि आप इसे करना चाहते हो, तो आप यस कर दोगे। ठीक है, उसके बाद ये कुछ ऐसा दिखाएगा, आप ओके करोगे और फिर ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो ये बस आपको ये चीजें चेंजेस करने हैं। आप अगर आपको पूछता है तो आपने नेक्स्ट नेक्स्ट करना है सिर्फ, और वो इंस्टॉल होता रहेगा। यहाँ पे इस सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी यहाँ। ठीक है, सिमिलरली आप आर स्टूडियो पे भी क्लिक करोगे, ये आपको एक विंडो पे ले जाएगा कि डू यू वांट टू इंस्टॉल, तो आप यस पे क्लिक कर दोगे तो ऐसा कुछ इंस्टॉलर खुल जाएगा। यहाँ पे आप नेक्स्ट नेक्स्ट करते रहोगे तो ये आपका आर स्टूडियो डाउनलोड हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसमें किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। देखो कुछ स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम आएगी यहाँ पे, और वो प्रॉब्लम होगी आपके सिस्टम रिलेटेड प्रॉब्लम होगी कि विंडोज जो है, अगर आपका बहुत पुराना सिस्टम है जिसके अंदर 32 बिट विंडोज इंस्टॉल्ड है, उन लोगों को प्रॉब्लम्स आएगी, तो उसके लिए आपको विंडोज अपडेट करनी पड़ेगी। ठीक है, और अगर नहीं आती तो बहुत अच्छी चीज है, बट आप एक बार इंस्टॉल करके देखना। अगर आपका कुछ ऐसा एरर आता है जो आपके सिस्टम से रिलेटेड है, तो उसके लिए आपको सिस्टम में ही चेंजेस करने पड़ेंगे। मतलब आपको या तो विंडोज अपडेट करनी पड़ेगी या आप उस सिस्टम पे नहीं कर पाओगे। ठीक है, बाकी जनरली ये लगा लो कि 1% या 2% चांस होते हैं कि किसी को प्रॉब्लम आए, वरना सबका स्मूथ चल जाता है। ठीक है, तो अगर किसी को इसके अंदर कुछ पूछना है तो वो पूछ सकते हैं, क्योंकि यही एक पार्ट है जिसमें बहुत लोगों को प्रॉब्लम आती है। कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके सिस्टम में आर या आर स्टूडियो पहले से इंस्टॉल्ड है? आप किसी भी ब्राउजर से डाउनलोड कर सकते हो, इधर क्रोम और फायरफॉक्स, दोनों पे डाउनलोड हो जाएगा आपका। अभी आई एम वर्किंग विद क्रोम। और कुछ डाउट? ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूं कि आर स्टूडियो दिखता कैसा है। ठीक है, तो वंस आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लोगे इसको, तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, तो यहां पे आपका एक टर्मिनल होता है, बेसिकली जो हम इंटरप्रेटेड मोड की बात कर रहे थे। तो यहाँ पे आप कुछ भी कमांड लिखोगे, जैसे आपने लिखा 1+2, तो आपको आंसर देगा। जैसे आपकी कोई इक्वेशन भी लिखनी है आपने, 2 × 2 / 10, तो मतलब आप कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे, किसी भी टाइप की कमांड, जितनी भी हमारी जो हम इनिशियली कुछ क्लासेस में कमांड करेंगे, आगे जाके भी करेंगे, वो हम यहीं पे करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लिख रहे होंगे कुछ कमांड और उन कमांड्स का हमारे पास आउटपुट आ रहा होगा। ठीक है,
ये पहला तरीका है जो हम बात करते हैं इंटरप्रेटेड। अब मैं चाहता हूं कि एक साथ ये बहुत सारी कमांड्स परफॉर्म करें, तो उसके लिए हम ये ऊपर वाला सेक्शन यूज करेंगे। यहाँ पे हम एक फाइल बनाएंगे, ठीक है, न्यू आर स्क्रिप्ट फाइल। इस फाइल के अंदर हम कुछ भी इंस्ट्रक्शंस लिख सकते हैं। a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू 2, c इक्वल्स टू a प्लस b, ठीक है, और c। अब मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, सिलेक्ट करने के बाद रन करूंगा यहां से। मतलब ये सिस्टम वाइड तरीका रन करने का, नहीं तो आप कंट्रोल एंटर से भी इसको रन कर सकते हो। सिलेक्ट किया, कंट्रोल एंटर रन। अब नीचे आप टर्मिनल चलेगा, टर्मिनल पे देखो ये सारी इंस्ट्रक्शंस एक एक करके टर्मिनल पे इक्वल टू 1 हुआ, b इक्वल टू 2 हुआ, c इक्वल टू a प्लस b हुआ, c की वैल्यू क्या है 3, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से चलेगा। यहाँ पे आपके राइट साइड पे जो पेन आ रहा है, इस पे आपकी जो भी आप ग्राफ्स बनाओगे वो आपके यहाँ पे आएंगे, ठीक है। पैकेजेस हम बात करेंगे इनके बारे में, वो सब आप यहां से लोड करोगे। आपको कुछ जो भी आपके जैसे ए बी सी हमने डाल दिया, तो ये वैल्यूज आपको यहाँ पे दिखेंगी कि अभी आपको देखना है किसी चीज की क्या वैल्यू है, तो वो यहाँ पे दिखेंगी आपको सारी, ठीक है। उसके बाद आपको कुछ डेटा सेट लोड करना है, तो उसके लिए आप इंपोर्ट डेटा सेट से डेटा लोड कर सकते हो किसी भी टाइप का, ठीक है। ये चीजों के सब चीजों के बारे में अभी हम पढ़ेंगे। ये आपको मैं सिर्फ एक इंट्रो दे रहा हूं ताकि आप लोग थोड़े फेमिलियर हो जाओ कि क्या चीज हम बेसिकली यहाँ पे क्या चीज पे हम काम करने वाले, ठीक है। तो यहां से आप डेटा सेट वगैरह लोड कर सकते हो। यहाँ पे मेनली आप जो इस टर्मिनल पे काम कर रहे होगे, आपका यही काम होगा, या तो आप डेटा सेट लोड करोगे, आपके ग्राफ्स आप यहाँ पे देखोगे, कुछ पैकेजेस आप यूज करोगे, ठीक है। पैकेजेस इंस्टॉल वगैरह भी सब यहाँ से होंगे, आपको कुछ नया इंस्टॉल करना है या अपडेट करना है। आप इस टर्मिनल पे अपनी कमांड्स लिखोगे, और मेजरली आप ये स्क्रिप्ट पे अपनी कमांड्स लिखोगे, कि आप इकट्ठे लिखोगे कुछ कमांड्स और उनको आप यहाँ पे एग्जीक्यूट करोगे, ठीक है। अभी तक किसी को कोई डाउट है? अब जिन लोगों ने सबसे पहला भी काम क्या करना है, आपने आपने आर लैंग्वेज डाउनलोड करनी है, इंस्टॉल करनी है, आर स्टूडियो डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है। इसमें कोई आपको दिक्कत आ रही है तो आपने पूछनी है, बट पहले आपने खुद ट्राई करना है। अनटिल अनलेस उस कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जो बहुत माइनर सी आपको कुछ लग रहा है कि इसमें क्या करना है या कैसे होगा या कुछ एरर आ रहा है, तो आप पूछ सकते हो। बट ऐसा नहीं होगा कि कुछ प्रॉब्लम आएगी। मोस्टली केसेस के अंदर यही होगा कि आपके स्मूथली वो इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। और सबसे पहला काम यही है। और थोड़ी सी जो आपके पास जो वीडियोस आएंगे उनको देखना आपने, जो जो पढ़ाया जा रहा है उसको साथ साथ इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। जो नहीं समझ आ रहा है वो वीडियो दोबारा देखो, नहीं समझ आता है डाउट निकालो और एग्जैक्ट डाउट पूछो। अगर कोई स्टूडेंट मेरे से आके पूछेगा मेरे को एक टॉपिक ही नहीं समझ आया, तो वो बहुत वैसा डाउट होता है कि मतलब आपने अपना इनपुट नहीं दिया, उसमें साफ पता लगता है, ठीक है। अगर आप बोल दोगे कि भाई मेरे को एक टॉपिक, ऐसा नहीं हो सकता कि आपको पूरा टॉपिक ही नहीं समझ आया। आपको क्या नहीं समझ आया उस टॉपिक में, वो आपका डाउट होना चाहिए। कि अगर हम वेक्टर कर रहे हैं तो वेक्टर में ऐड कैसे करते हैं नहीं समझ आ रहा, या डिलीट कैसे करते हैं नहीं समझ आ रहा, या एक वेक्टर को यूज कैसे करते हैं नहीं समझ आ रहा। ऐसे डाउट होने चाहिए, ये नहीं कि वेक्टर नहीं समझ आ रहा। वेक्टर क्या होता है वो आप वीडियोस में देखोगे तो आपको समझ आएगा, ठीक है। तो डाउट्स आपके क्रिस्प होने चाहिए, आपको उसका तभी एक क्रिस्प आइडिया मिलेगा और जवाब भी मिलेगा उसका क्रिस्प, ठीक है। वरना आप जो है मतलब पता लग जाता है कि आप लोगों ने कितने तैयारी करके और कितना पढ़ के और फिर वो डाउट पूछा, ठीक है। हम भी बहुत टाइम से पढ़ा रहे हैं तो हमें भी वो चीज पता लग जाती है, तो फिर वो जवाब भी आपको उस तरीके से मिलेगा। आप एक चीज अगर बोलोगे तो मैं चार आगे से आपको बोलूंगा कि आपने क्या क्या किया पहले वो बताओ, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है, डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करनी है। आर को एंड के लिए नहीं छोड़ना है कि हम एंड में कर लेंगे आर। जितने लोग ऐसा सोचते हैं वो लोग फिर दोबारा पेपर देते हैं मोस्टली, ठीक है। कोई एक आधा लकी होता है तो वो उसका निकल जाता है। एंड के लिए नहीं छोड़ना है आर को।
और डेली प्रैक्टिस करनी है। जो क्वेश्चंस आपके पास पेपर के हैं सारे क्वेश्चन करने हैं, हम भी वही कराएंगे। जो एक दो क्वेश्चंस छूटे हुए हैं वो क्वेश्चंस भी आपको प्रैक्टिस करना है, और डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करोगे तो आप बहुत प्रोफिशिएंट हो जाओगे आर के अंदर, वरना आपको प्रॉब्लम आती रहेगी। ठीक है, तो किसी को अगर कुछ पूछना है सेशंस के बारे में, आगे आने वाले कोर्स के बारे में, या आज हमने जो डिस्कशन किया उसके बारे में, तो आप पूछ सकते हो। आज की क्लास जो थी इसमें हम ज्यादा कुछ पढ़ नहीं रहे हैं, बिकॉज ये एक इंट्रोडक्टरी क्लास थी। आर से आप लोगों को फेमिलियराइज करना कि क्या आर है, ठीक है, और क्या हम करने वाले हैं। तो इसका पर्पस वो था आज की क्लास का। ठीक है, सो वंस आपने आर डाउनलोड कर ली है तो आपको जैसे आर कुछ ऐसे है, ठीक है, तो आपने आर डाउनलोड कर लिया तो इस पर डबल क्लिक करके आपको ओपन करना है, एंड देन यू हैव टू क्लिक यस। ठीक है, और फिर आपके पास ऐसे कुछ आएंगे, इस पे आपको ओके करना है और वो आपका आर इंस्टॉल कर देगा। ठीक है, और कुछ? I will give you guys a couple of minutes to ask your doubts if you have any, and after that, we'll be wrapping up the session for today. मेरे पास कुछ डाउट्स आए हैं, तो पहले डाउट को क्लियर करने के लिए
तो आप जब वीडियोस देख रहे हो, वीडियोस का फायदा यही है कि आप पॉज कर सकते हो एंड साथ साथ उसको परफॉर्म कर सकते हो। तो यू शुड गो टॉपिक बाय टॉपिक, एक टॉपिक अंडरस्टैंड करके एंड देन उसके क्वेश्चंस ट्राई करो, फिर टॉपिक समझो, फिर क्वेश्चन ट्राई करो। तो ये फॉर्मेट से आप पढ़ सकते हो। And if you're getting error, the app which you are trying is not a Microsoft verified app, what to do? तो इसमें आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा टू इंस्टॉल इट फोर्सफुली, तो आपको वो सिलेक्ट करना है टू बेसिकली इंस्टॉल दिस एप्लीकेशन। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग भी मोटिवेटेड हैं टू स्टडी आर। तरीका मैंने आप लोगों को बता दिया है कि कैसे करना है, एंड वी डोंट वांट टू लीव इट फॉर द एंड। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट एंड हैव अ गुड डे।